वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। और यहाँ पर हम जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप एक बार खुद से पेन पेपर उठाकर इन सभी सवालों को जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि एट द एंड आप क्वेश्चन से ही सीखते हैं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नया क्वेश्चन देख करके डर लगेगा और एट द एंड आप एग्जाम में फिर गड़बड़ कर देंगे। तो आप चाहते हैं कि एग्जाम में आपके साथ किसी भी तरह का कोई गड़बड़ ना हो, तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, जिससे होगा ये कि आप नया क्वेश्चन देख करके घबराएंगे नहीं और अपना एग्जाम में आप मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएंगे आप। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जितना भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं वो आप एक बार खुद से पेन पेपर उठाकर जरूर से जरूर सॉल्व करें। ये पूरा का पूरा डिस्कशन लेक्चर वीडियो रखने का मतलब यही है कि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत सवाल में ना हो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होगा, नहीं सॉल्व होता है तो नहीं सॉल्व हो, डरना क्यों। आप आकर के यहां पर देख सकते हैं ना कि क्या गलती था जिसकी वजह से आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा था। लेकिन ऐसा ना करें कि आप अटेम्प्ट ही नहीं ले रहे क्वेश्चन का। एक अटेम्प्ट तो जरूर लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपका कंसेप्ट कैसा है थ्योरेटिकल पॉइंट्स को लेकर के। बिना क्वेश्चन का थ्योरी किसी काम का नहीं है। आप एट द एंड क्वेश्चन से ही सीखते हैं सब कुछ। अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो एट द एंड आप एग्जाम में फिर गड़बड़ कर देंगे। एग्जाम में नया क्वेश्चन देख करके आप डर जाइएगा और गलती कर बैठेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जितना भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं आप एक और खुद से पेन पेपर उठाकर जरूर से जरूर इन सभी सवालों को सॉल्व करें। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इन सभी सवालों को एक बार खुद से पेन पेपर उठाकर जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि एट द एंड हम भी ये बात जानते हैं कि आप भी अपना बेहतर ही चाहते हैं, आप भी एग्जाम में अपना बेहतर परफॉर्मेंस ही देना चाहते हैं ना। ऐसा नहीं है ना कि आप में से अगर कोई बोल दे कि नहीं हम तो चाहते ही नहीं कि हमारा एग्जाम बेहतर हो। तो अगर आप नहीं चाहते तो ठीक है, मत करिए सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं कि एग्जाम में आप एक बेहतर परफॉर्मेंस देकर के आइए, तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ के काम नहीं बनने वाला। तो ऐसा नहीं हो कि आप ऐसा सोचने में लग जाए कि नहीं क्यों क्वेश्चन सॉल्व करना, क्यों टाइम वेस्ट करना। ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये टाइम यूटिलाइजेशन है। अगर आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे तो ये फिर हाथ से निकल जाएगा टॉपिक हमारा। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। इन सभी क्वेश्चन को एक बार खुद से पेन पेपर उठाकर जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। हम भी ये बात जानते हैं कि आप अपना बेहतर चाहते हैं। मुझे ये अच्छे से पता है कि आप नहीं चाहते हैं कि आपका किसी भी तरह का कोई गड़बड़ हो एग्जाम में। और वो तभी हो पाएगा जब आप पहले से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का आदत होगा। और वो आपके अंदर कैसे डेवलप होगा? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, डिस्कशन शुरू करते हैं। देखेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है? द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है? tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2√3 tan अल्फा इक्वल टू 1 इज गिवन बाय। देखेंगे यहां पर कैसे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है हमें? tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2√3, √3 अच्छे से लिखेंगे, tan अल्फा, और 1 उस तरफ है ना, इस तरफ लाइए तो क्या बनेगा हमारा? -1 इक्वल टू 0। क्या ये tan अल्फा में क्वाड्रेटिक नहीं है? और क्वाड्रेटिक सॉल्व करना हमें आता है। क्या बनेगा हमारा? tan अल्फा इक्वल टू 2√3 माइनस 2√3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर। बोले तो 2√3 का स्क्वायर कितना बनेगा हमारा? 12 माइनस 4, ए कितना है हमारा? 1, सी कितना है हमारा? -1 अपॉन 2 ए कितना है हमारा? 1। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक का रूट निकाल सकते हैं। क्या बनेगा हमारा? -2√3 प्लस माइनस, और ये कितना बन जाएगा हमारा? 12, और इधर से 4, 16 का रूट होता है हमारा 4 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा हमारा, 2 से डिवाइड किए तो ये आ गया हमारा। यहां से अगर प्लस उठाए तो क्या बनेगा हमारा? 2 माइनस √3
और माइनस के साथ आगे बढ़े तो क्या बनेगा हमारा, -√3 -2, बोले तो -2 प्लस √3। तो यहां से हम देख सकते हैं कि tan अल्फा का हमारा दो वैल्यू आया, पहला 2 -√3, दूसरा -2 प्लस √3। 2 -√3 याद है, ये एंगल किसका वैल्यू होता है हमारा, ये होता है हमारा tan 15 डिग्री, बोले तो π/12। याद है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या भूल गए सब? अगर मुझसे पढ़े हैं तो याद होगा आपको। π/12 पे हमारा वैल्यू कितना होता है, 2 -√3, और 2 प्लस √3 कब होता है, 5 π/12 पे। क्या 5 π/12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ tan 5 π/12 को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस अंदर, क्योंकि हमें पता है tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा। अब हमें पता है कि अगर tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा है तो यहां से अल्फा हम बोल सकते हैं क्या, n पाई प्लस π/12, और यहां से अल्फा हमारा क्या आ जाएगा, n पाई प्लस क्या है अंदर, -5 π/12। -5 π/12, तो ये माइनस बाहर निकल कर आएगा, क्या बनेगा हमारा, n पाई -5 π/12। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं मैच कर रहा है, तो क्या हम कुछ गलत किए क्या है यहां पर ना। आपको ये याद रखना है खासकर ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन में, कि आपका जो आंसर निकला है ना, जरूरी नहीं है कि वो ऑप्शन में हो, समझ रहे हैं इस बात को, जरूरी नहीं है कि वो ऑप्शन में हो। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में कि आपका जो आंसर आया है ना, आपको ऑप्शन से मैच कराना है, वो आपको मैच कराने आना चाहिए। जैसे यहां पर अगर आप देखें तो आपका क्या आया, फाइनल अल्फा का वैल्यू n π/12, देखेंगे यहां पर क्या आया आपका, फाइनल अल्फा का वैल्यू n पाई प्लस π/12 एंड n पाई -5 π/12। ये दोनों एंगल होगा, इसका ये दोनों रूट होगा, मतलब ये दोनों एंगल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बट अगर आप ऑप्शन देखें तो कहीं पर ये मैच करता हुआ नजर आ रहा है क्या, ना, डायरेक्ट तो हमें कहीं पे नहीं दिख रहा है, जबकि हमारा ये आंसर करेक्ट है। समझ रहे हैं? तो आप इस बात को समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर का जो आंसर है वो डायरेक्ट आपको दिखे, आपका आंसर और एग्जामिनर का आंसर डायरेक्ट मैच करे, जरूरी नहीं है। तो आपको मैच कराने आना चाहिए, समझ रहे? ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई ऑप्शन हमारा गलत है, एक ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, ऐसा कई बार होगा, ऐसा कई बार होगा। तो आपको करना क्या है, आपको ना इसका सेंस समझना है, इसका मतलब समझना है कि ये है क्या हमारा। जैसे होता है ना, जैसे अगर आपसे हम बोले कि साइन का वैल्यू, मान लीजिए साइन का वैल्यू 1 कहां पर होता है हमारा, 2n पाई प्लस π/2 पर। साइन का वैल्यू 1 कहां पर होता है हमारा, 2n पाई प्लस π/2 पर। और कॉस का वैल्यू 0 कहां पर होता है हमारा, ऐसा करते हैं ना, साइन का वैल्यू +-1 कहां पर होता है हमारा, 2n पाई प्लस -π/2 पर। इसी बात को कहने का क्या है, दूसरा तरीका ये नहीं है कि कॉस का वैल्यू 0 है हमारा, जहां पर होता है वहीं पर साइन का वैल्यू +-1 हमारा 1 होगा। समझ रहे हैं कि एक बात को कहने का दो तरीका हो सकता है ना। अगर आपसे कोई बोले कि वो एंगल बताइए जहां पे साइन का वैल्यू +-1 होता है, +1 या -1 होता है, तो आप क्या बोलेंगे, y एक्सिस। लेकिन इसी बात को कहने का दूसरा तरीका भी तो है ना, कि वो एंगल जहां पे कॉस का वैल्यू 0 होता है वो भी हमारा क्या होता है, y एक्सिस, बोले तो 2n पाई प्लस -π/2। समझ रहे हैं? तो एक चीज को कई तरीके से लिखा जा सकता है, कई तरीके से कहा जा सकता है। आपको समझना ये बात कि जो एग्जामिनर कह रहा है, जो आप कह रहे हैं, वो दोनों सेम है कि नहीं। जो एग्जामिनर कह रहा है और जो आप कह रहे हैं वो सेम है कि नहीं। जैसे यहां पर एक आंसर है और आपका जो आंसर आया, आपको मैच कराना है कि किससे मैच करेगा आगे चल करके। और वो कैसे पता चलेगा,
अगर आप इसका मतलब समझेंगे, और मतलब कैसे समझेंगे देखेंगे यहां पर। आपका अल्फा क्या आया, एन पाई प्लस पाई बाई 12। एन पाई बोले तो ये है हमारा 2n पाई, बोले तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और ये है हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो एन पाई प्लस पाई बाई 12, तो ये हो सकता है हमारा एन पाई प्लस पाई बाई 12, 15 डिग्री ना। और थर्ड क्वाड्रेंट में भी होगा हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाई 12। और यहां से क्या बोल रहा है, एन पाई माइनस 5 पाई बाई 12। 5 पाई बाई 12 बोलते हो 75 डिग्री। तो एन पाई मान लेते हैं 2n पाई है, तो माइनस 5 पाई बाई 12। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस 5 पाई बाई 12। अब देखिए यहां पर इस चीज को समझिएगा, अगर ये 5 पाई बाई 12 है तो ये कितना होगा, 90 माइनस 5 पाई बाई 12, बोले तो पाई बाई 12। सिमिलरली अगर ये 5 पाई बाई 12 है तो ये कितना होगा हमारा, पाई बाई 12। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में मुझे लगता है कि आने लगा होगा। क्या समझ में आने लगा होगा, देखिए एट द एंड आपको ये वाला एंगल हरा कलर से मार्क करते हैं जिससे आपको समझ में, एट द एंड आपको ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ही चाहिए ना, एट द एंड तो यही चाहिए ना। अब देखिए अगर आप इसे अच्छे से देखें, कहां गया, अगर आप इसे अच्छे से देखें तो ये वाला एंगल क्या आपका y एक्सिस माइनस पाई बाई 12 नहीं है, ये वाला एंगल क्या y एक्सिस माइनस पाई बाई 12 नहीं है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल आपका क्या x एक्सिस माइनस x एक्सिस क्या है हमारा, एक सेकंड, ये वाला जो एंगल है आपका वो y एक्सिस प्लस पाई 12 नहीं है, ये वाला एंगल निगेटिव y एक्सिस प्लस पाई 12 नहीं है, ये वाला एंगल क्या आपका पॉजिटिव x एक्सिस प्लस पाई बाई 12 नहीं है, ये वाला एंगल क्या आपका निगेटिव x एक्सिस बोले तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाई 12 नहीं है। तो अगर आप अच्छे से देखें तो y एक्सिस प्लस पाई 12 और x एक्सिस प्लस पाई बाई 12, ये हमारा फाइनल आंसर है। यहां से अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, y एक्सिस प्लस पाई बाई 12 और x एक्सिस प्लस पाई बाई 12, y एक्सिस प्लस x एक्सिस दोनों कंबाइन हम क्या बोल सकते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। समझ रहे हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं, मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। जैसे ये हमारा कितना है 0 डिग्री, 0 डिग्री में पाई बाई 2 ऐड करिए तो y एक पॉजिटिव y एक्सिस मिलेगा, पॉजिटिव y एक्सिस में फिर पाई बाई 2 ऐड करिए तो आपको निगेटिव y एक्सिस मिले, निगेटिव x एक्सिस मिलेगा, फिर पाई बाई 2 ऐड किए तो निगेटिव y एक्सिस मिला, फिर उसमें पाई बाई 2 ऐड किए तो हमें पॉजिटिव x एक्सिस मिला। बोले तो अगर x एक्सिस y एक्सिस को आप कंबाइनली क्या n पाई बाई 2 नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं n पाई बाई 2, और आपका जो एंगल है वो n पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ज्यादा है, n पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ज्यादा है। तो ये जो आपका दिख रहा था ना अलग अलग, उन दोनों को आप एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 12। अब आप बोलेंगे कि सर अभी भी तो नहीं दिख रहा है, अभी भी तो ऑप्शन से नहीं मैच कर रहा है, तो इतना ड्रामा क्यों किए, समझ रहे हैं, अभी भी तो ऑप्शन में ये नहीं दिख रहा है तो इतना ड्रामा क्यों किए। अब दिखेगा, देखिए आप जैसे ही पाई बाई 12 कॉमन निकालेंगे यहां पर तो अंदर में क्या बचेगा हमारा, इधर क्या आ जाएगा 6n और इधर क्या आ जाएगा हमारा 1, तो ये हमारा क्या बना 6n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 12 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब दिखा, गौर से देखिए ऑप्शन में, अब दिखा कहीं पर, हाँ दिखा, सी ऑप्शन। इस तरीके से आप मैच करा सकते हैं। आपका आंसर ये आया था, यहां से तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करेगा, समझ रहे हैं, बट आपका जो आंसर निकला और जो सी ऑप्शन है दोनों एक ही चीज है, बस देखने का नजरिया हमारा अलग है। अगर आप इस तरीके से बना करके देखें तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, जो सी ऑप्शन है और जो आपका ऑप्शन आया वो एक ही चीज है। सेंस समझिए कि जो आंसर आया उसका मतलब क्या है, तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
ज्यादा दिमाग फिर लगाना ही नहीं पड़ेगा और आपको डायरेक्ट सब कुछ क्लियर क्लियर दिखेगा। जैसे यहां पर आप बना लिए तो आपको क्लियर दिख रहा है यहां पर, समझ रहे हैं? तो उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, और हमारे पास ये दिया हुआ, ठीक है, और हमें बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल सॉल्यूशन सेट। प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोले तो 0 से 2 पाई के बीच में हमें बताना है कि वो कौन सा एक्स होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर आप अच्छे से देखें तो राइट हैंड साइड क्या है हमारा इक्वेशन का, रूट है ना, और ये कैसा होता है पॉजिटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा पॉजिटिव होगा। समझ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा पॉजिटिव होगा। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और अगर लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव हुआ तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा ना। यहां पर क्या है, 13 पाई बाई 10, 13 पाई बाई 10 बोले तो पाई प्लस 3 पाई बाई 10, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल इधर कैसे हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉस हमारा निगेटिव होता है। समझ रहे हैं इस बात को? अगर आप इक्वेशन को अच्छे से देखें तो राइट हैंड साइड आपका रूट है, बोले तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव होगा। और लेफ्ट हैंड साइड कौन डिसाइड करेगा कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, कॉस। और कॉस पॉजिटिव कब होता है हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब एक्स जब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा तभी कॉस आपका पॉजिटिव होगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड आपका पॉजिटिव होगा। मतलब एक्स जो है आपका सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड आपका निगेटिव आ जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड हमें क्लियरली दिख रहा है कि ऑलवेज पॉजिटिव है। समझ रहे हैं, 13 पाई बाई 10 हमारा क्या है, पाई प्लस 3 पाई बाई 10, तो ये तो ऐसे ही गया। इधर भी है 13 पाई बाई 10, ये भी ऐसे ही गया। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही बकवास था एकदम। समझ रहे, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही बकवास था। बट क्या होता अगर ऑप्शन ही नहीं देता, तब हम कैसे इसे सॉल्व करते? और अभी भी ए और बी में हमें पता नहीं है ना कि क्या है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि रन टाइम पर अगर एग्जाम में आपके पास टाइम बहुत ही कम है और इतना कम है कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, मान लेते हैं कि 10-15 सेकंड, तो थोड़ा ऐसे भी दिमाग लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का सोचिए ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, जहां पर अगर मान लेते हैं बहुत ही कम टाइम एकदम छूटने वाला है क्वेश्चन, तो वहां पर रन टाइम पे आप अपना दिमाग दौड़ाकर ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। समझ रहे हैं? लेकिन अगर प्रॉपर टाइम है तब कैसे इसे सॉल्व करेंगे? तब आप देखिए, अब होगा क्या ना कि रन टाइम पर अगर आपके पास मान लेते 10-15 सेकंड है और आपको मान लेते तुक्का ही मारना होता है, तो इतना कंफर्म है ना कि आप सी और डी पे तुक्का नहीं मारते। अब 50-50 चांस हो गया आपका ए और बी में। ऐसे क्या था, 1/4 चांस था आपका सही होने का प्रोबेबिलिटी। अब क्या है कि आपका 50-50 चांस हो गया, ए और बी में किसी पे भी एक तुक्का मारेंगे तो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो गया, हाफ, 0.5। जीरो पहले क्या था, 0.25 था प्रोबेबिलिटी, एक 4 में से एक सही होता है ना आपका, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। हालांकि अभी तो हम तुक्का नहीं मार रहे हैं ना, तो प्रॉपर देखेंगे इसे कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें बताना है ना, बोले तो 0 से 2 पाई के बीच वो कौन सा एक्स होगा जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखिए इतना तो कंफर्म है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा हमारा एक्स, ठीक है। अब हालांकि आपको हम बताए थे कि स्क्वायर करिए ही नहीं इस तरह का क्वेश्चन में, लेकिन अब जब मजबूरी ही है तो करिए। बस याद रखिएगा, क्या याद रखना है हमें, पहले तो स्क्वायर कर देते हैं, क्या बनेगा, 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 + 2 2 + 2 sin 2x को क्या हम 2 sin x cos x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक सेकेंड, ये 2 + 2 sin 2x है ना, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बट हम चाहेंगे ना आप इसे ऐसे नहीं सॉल्व करिए। इधर क्या बना, 4 cos स्क्वायर x, और इधर क्या था 2 + 2 sin 2x। ऐसा करिए 2 sin x cos x लिखिए, अभी कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से आपका 4 cos स्क्वायर x की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 + cos 2x, इसे sin 2x ही रहने दे। राइट हैंड साइड 2 + 2 sin 2x, इधर ये अपॉन 2 भी तो होगा ना, 1 + cos 2x अपॉन 2 होता है।
तो ये 2 बार में गया। तो यहां से आपको क्या मिला, 2 प्लस 2 कॉस 2x इक्वल टू 2 प्लस 2 साइन 2x। अब समझ में आया इसे हम 2 साइन 2x कॉस 2x क्यों नहीं लिखने बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कटता हुआ नजर आ रहा है। ये 2 और 2 गया, फिर इन दोनों में कॉमन क्या है 2, वो भी गया। तो यहाँ से साइन 2x और कॉस 2x इधर से आएगा तो क्या बनेगा, tan 2x इक्वल टू 1। बोले तो tan पाई बाई 4, बोले तो 2x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बोले तो अगर x के बारे में बात करें तो वो क्या आ जाएगा, n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। तो x हमारा आ चुका है। ये तो हमारा हुआ जनरल सॉल्यूशन। अब इसमें से देख लेंगे कि 0 से 2 पाई के बीच हमारा कौन कौन सा वैल्यू आ रहा है। तो अगर आप n का वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x पाई बाई 8। क्या ये 0 से 2 पाई है, हाँ है। n का वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पाई बाई 2। x का वैल्यू क्या मिलेगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। n का वैल्यू 2 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। बोले तो पाई प्लस पाई बाई 8। n का वैल्यू 3 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। बोले तो बाद में देखते हैं इसे। n का वैल्यू 4 रखिए, 4 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। 4 रखे है ना, तो 4 रखिए, 4 रखिए, यहाँ पर 4 रखिए। तो ये क्या मिल देगा आपका, 2 पाई प्लस पाई बाई 8। अब ये 2 पाई के बाहर जाने लगा तो ये सब तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमें 0 से 2 पाई के बीच में देखना है। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आपका कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि राइट हैंड साइड हमारा पॉजिटिव है, रूट है ना, रूट ऑलवेज आपका पॉजिटिव होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर पॉजिटिव तो एक्स आपका फर्स्ट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होना चाहिए। तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, इस वजह से ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो 0 से 2 पाई के बीच अगर बात करें तो दो ही वैल्यू आ रहा है, एक पाई बाई 8 और दूसरा ये कितना बनेगा हमारा 13 पाई बाई 8। तो फाइनल आंसर लिखिएगा यहां पर, जो फाइनल आंसर है आपका वो क्या आ जाएगा, पाई बाई 8 13 पाई बाई 8। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ए ऑप्शन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये कौन सा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 था ना, हाँ ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan x प्लस tan x प्लस पाई बाई 3 प्लस tan x प्लस 2 पाई बाई 3 इक्वल टू 3। ठीक है, देखेंगे इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन निकालना है ना हमें। पहले इधर जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है उसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। tan x प्लस पाई बाई 3 क्या बनेगा आपका, tan x प्लस tan पाई बाई 3 अपॉन 1 माइनस tan x tan पाई बाई 3, और इधर tan x प्लस tan 2 पाई बाई 3 है ना, जिसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3, और नीचे में 1 माइनस tan x tan ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3, राइट हैंड साइड 3। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा tan x प्लस tan x tan पाई बाई 3 का वैल्यू होता है √3, और नीचे में क्या बनेगा 1 माइनस √3 tan x, इधर tan x पाई माइनस पाई 3 क्या बनेगा हमारा माइनस tan पाई बाई 3, बोले तो tan x माइनस √3, और नीचे में क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना √3 tan x, राइट हैंड साइड 3। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा tan x, लिखेंगे ये क्या हो रहा है, पेन किधर गया, हाँ आ गया। यहाँ से आ जाएगा tan x और इधर इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा हमारा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, यहाँ पर क्या बनेगा tan x प्लस √3
और ये मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस रूट 3 tan x, और इधर tan x माइनस रूट 3, और इधर क्या है 1 माइनस रूट 3 tan x। राइट हैंड साइड क्या बनेगा आपका 3, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमें पता है कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनेगा आपका 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हमारा क्या आया tan x माइनस 3 tan क्यूब x, इधर कितना बनेगा हमारा tan x इंटू रूट 3 tan x, क्या बना आपका रूट 3 tan स्क्वायर एक्स, इधर प्लस रूट 3 3 tan x, इधर आ जाते हैं, इधर क्या बनेगा हमारा tan x से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा tan x माइनस रूट 3 tan स्क्वायर एक्स, और इधर माइनस रूट 3, और ये माइनस माइनस प्लस, ये रूट 3 अच्छे से लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 tan x 3 tan x। कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड 3 माइनस 9 tan स्क्वायर एक्स। अब देखिए tan क्यूब वाला टर्म हमारा कितना है, सिर्फ इधर ही है ना, माइनस 3 tan क्यूब एक्स, tan स्क्वायर एक्स वाला देखिएगा रूट 3 tan स्क्वायर एक्स, और इधर माइनस रूट 3 tan स्क्वायर एक्स, तो ये तो कैंसिल, और इधर माइनस 9 tan स्क्वायर एक्स, उस तरफ जाएगा तो प्लस क्या बनेगा प्लस 9 tan स्क्वायर एक्स। अब tan एक्स वाला देख लेते हैं, tan एक्स 2 बार 3 2 5 1 6 और इधर 3, टोटल 9 टाइम्स है tan एक्स। अब कांस्टेंट देख लेते हैं, कांस्टेंट हमारा इधर रूट 3, इधर माइनस रूट 3, तो रूट 3 माइनस रूट 3 तो गया, और इधर 3 तो उस तरफ जाकर क्या बनेगा -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा 3 सब में कॉमन है ना, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बनेगा आपका माइनस tan क्यूब एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan एक्स -1 इक्वल टू 0। ये तो tan एक्स में क्वाड्रेटिक क्यूबिक बन गया ना, क्या इस क्यूबिक को हमें सॉल्व करना आता है? कुछ ऐसे तो डायरेक्ट रूट नहीं दिख रहा है, और इस केस में हमें क्यूबिक को सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है। क्यों, देखिएगा यहाँ पर क्यों जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्या दिया हुआ हमें माइनस tan क्यूब एक्स, इधर क्या है 3 tan एक्स, 3 tan स्क्वायर एक्स, और -1 को उस तरफ भेजिए तो क्या बनेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। अब इसे आप नीचे लाइए तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 3 tan एक्स माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिखा हुआ है हमारा tan 3x लिखा हुआ है, tan 3x इक्वल टू 1, बोले तो tan π/4। और हमें पता है, क्या पता है हमें कि 3x हमारा क्या बन जाएगा n π प्लस π/4। तो यहाँ से जो x है हमारा फाइनली क्या आ जाएगा n π/3 प्लस π/ कितना आ जाएगा हमारा 12। बोथ साइड 3 से अगर हम डिवाइड कर दे तो हमें x मिल जाएगा क्या n π/3 प्लस π/12। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, सी ऑप्शन। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 में जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में हम जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ tan स्क्वायर एक्स माइनस 5 sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 हैज 7 डिफरेंट रूट्स इन 0 से n π/2, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n। देखेंगे यहाँ पर इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें tan स्क्वायर एक्स माइनस 5 sec x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये है ना हमारा इक्वेशन। हाँ, ऐसा करते हैं कि sec का तो कुछ कर नहीं सकते, tan का कर सकते हैं ना, sec में इसे ले जा सकते हैं। क्या बनेगा हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स होता है, तो tan स्क्वायर एक्स हमारा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स -1।
-5 sec x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला, sec स्क्वायर x -5 sec x -2 इक्वल टू 0। ये तो sec में क्वाड्रेटिक बन गया ना, और sec में क्वाड्रेटिक बन गया है तो इसका रूट निकालेंगे, क्या बनेगा हमारा 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर बोले तो 25 -4 इंटू 1, सी कितना है हमारा -2 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये आ जाएगा हमारा 5 प्लस माइनस, और ये कितना बनेगा हमारा 0.28 रूट 33 अपॉन 2। तो यहाँ से सेक का दो वैल्यू आया, एक 5 प्लस रूट 33 अपॉन 2, और यहाँ पर 5 प्लस 5 माइनस रूट 33 अपॉन 2। अब देखिए 5 माइनस रूट 33 का अगर बात करें तो रूट 33 हमारा कितना होगा, 6 रहता तो 36 होता ना, तो इसका वैल्यू जो है वो 6 से कम ही है। तो 5 में से 6 से 5 से बड़ा और 6 से कम माइनस हो रहा है, तो इसका वैल्यू जो है हमारा, इसका जो वैल्यू है हमारा वो निगेटिव। पहली बात तो ये निगेटिव आएगा, 5 से बड़ा है ना रूट 33, रूट 33 5 से बड़ा है तो इसका वैल्यू निगेटिव आएगा, और निगेटिव में भी ये हमारा -1 से बड़ा आएगा, निगेटिव में भी ये हमारा -1 से बड़ा आएगा। समझ रहे हैं, रूट 33 आपका 5 से बड़ा और 6 से तो छोटा ही होगा, तो ये 0 से -हाफ चलेगा। आप चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, रूट 33 आपका क्या होगा, 5 से बड़ा 6 से छोटा अपॉन 2, ये है ना, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 6 गया -1, तो ये आ जाएगा आपका -1 से 0, और 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो अपॉन 2। समझ रहे हैं, ये जो वैल्यू आपका -हाफ से 0 आएगा, बोले तो ग्रेटर देन -1, और निगेटिव में ग्रेटर देन -1 सेक का वैल्यू हो सकता है क्या, सेक का वैल्यू हमारा क्या होता है 1 से बड़ा या फिर -1 से छोटा। निगेटिव में क्या हमारा -हाफ से 0 हो सकता है सेक का वैल्यू, कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता है। मतलब ये तो सेक का वैल्यू हमारा हो नहीं सकता, बचा ये वाला, ये पॉसिबल है क्या, हाँ ये पॉसिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमारा 1 से बड़ा आ रहा है ना, ये 1 से बड़ा आ रहा है, तो ये सेक का वैल्यू हमारा हो सकता है किस, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सेक का वैल्यू हमारा ये आया। तो कॉसेक्स का अगर बात करें तो वो हमारा क्या आ जाएगा 2/5 प्लस रूट 33। थोड़ी देर के लिए ना इसे अल्फा मान ले, अल्फा मान लेते हैं। कॉस का वैल्यू हमारा कुछ पॉजिटिव में आया है, ये पॉजिटिव है ना, कुछ पॉजिटिव में आया है, ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस इक्वेशन का 7 डिफरेंट रूट है। 7 डिफरेंट रूट है मतलब देखेंगे यहां पर, अगर हम कॉस का ग्राफ बनाएं, कॉस का हम ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह का बनेगा हमारा। इस तरह का चलते चला जाएगा। 0 कहां पर होता है कॉस का वैल्यू, -π/2। ये एंगल कितना होगा हमारा, π/2 पे 0 होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 बोले तो 3π/2, बोले तो 5π/2, बोले तो 7π/2, बोले तो 9π/2, बोले तो 11π/2, बोले तो 13π/2, बोले तो 15π/2। 15 अच्छे से लिखेंगे, बोले तो 17π/2। नेक्स्ट कहां पर हुआ होगा 19π/2 पर 0, ठीक है, ठीक। अब कॉसेस का वैल्यू हमारा कुछ पॉजिटिव में आया है, मान लेते हैं अल्फा, तो लाइन y इक्वल टू अल्फा बनाया क्या, लाइन y इक्वल टू अल्फा बनाते हैं।
बना लिया। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि इसका 7 डिफरेंट रूट है। समझ रहे हैं, इसका 7 डिफरेंट रूट है। अब इसका अगर 7 डिफरेंट रूट है 0 से n पाई बाई 2 में, तो हमें 0 से n पाई बाई 2 में cos x और लाइन y इक्वल टू अल्फा का 7 कॉमन पॉइंट मिलना चाहिए। समझ रहे हैं, मतलब 7 ऐसा x का वैल्यू होगा जिस पे cos का वैल्यू हमारा क्या आएगा, अल्फा। अल्फा माने है ना यहाँ पर अल्फा। समझ रहे हैं, 7 ऐसा x का वैल्यू होगा जिस पे cos का वैल्यू हमारा क्या होगा 2/5 प्लस √33। इसे हम कुछ भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी अल्फा मान लिए, क्योंकि बार बार बोलने में दिक्कत होगा ना, इसे हम अल्फा मान लिए। आप जो चाहे वो बोल सकते हैं। 7 ऐसा वैल्यू होगा जिसपे हमारा इसका वैल्यू अल्फा होगा 0 से n पाई बाई 2 में। तो अगर 0 से n पाई बाई 2 में अगर हम बात करें तो एक तो हमें यहां पर दिख रहा है कि इस x पे cos का वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, अल्फा। ये लाइन हमारा क्या है, y इक्वल टू अल्फा। तो यहां पर इस अल्फा के करस्पॉन्डिंग एक x होगा, मतलब इस x पे अल्फा आया है हमारा। सिमिलरली इस x पे हमारा अल्फा आया, इस x पे हमारा अल्फा आया। तो 1 2 3, इधर 4, इधर 5। तो ये जो x है हमारा, इस पे 5 जगह पे अल्फा आ गया है, जबकि हमें क्या चाहिए 7 ना, तो 6 7। तो हम देख सकते हैं कि 13 पाई बाई 2 0 से 13 पाई बाई 2 के बीच में 7 ऐसा x है जिस पे cos का वैल्यू हमारा क्या है, अल्फा। यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं, देखिए 0 से कहां तक 13 पाई बाई 2 तक 7 ऐसा x का वैल्यू है जिस पे cos का वैल्यू हमारा क्या है, अल्फा। समझ रहे हैं, 7 ऐसा x का वैल्यू है जिस पे क्या है हमारा cos का वैल्यू अल्फा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 0 से 13 पाई बाई 2। 0 से 13 पाई बाई 2 के बीच हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा 7 ऐसा x का वैल्यू है जिसपे cos का वैल्यू हमारा क्या है, अल्फा। बट इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, यहां पर क्या बोल रहा है ये, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n। तो अगर आपसे हम पूछे कि 0 से 15 पाई बाई 12, यहां देखिएगा 15 पाई बाई 12 तक कितना रूट है, तो 15 पाई बाई 2 तक भी हमारा कितना है, 7 ही रूट है ना। 7 ही ऐसा x है जो जिसपे cos का वैल्यू हमारा क्या है, अल्फा। 7 जगह पे कट कर रहा है ना, अगर 15 पाई बाई 2 तक भी देखे, तो यहां तक अगर देखें 15 पाई बाई 2 यहां तक, तो तब भी तो हमारा 7 ही ऐसा है। तो यहां पर क्या है कि 13 पाई बाई 2 भी अगर आप लेंगे तब भी वहां तक 0 से 13 पाई बाई 2 तक हमारा 7 ही डिफरेंट x है जिसपे cos का वैल्यू हमारा क्या है, अल्फा। और 15 पाई बाई 2 पे 0 से 15 पाई बाई 2 तक भी देखें तब भी हमारा 7 ही डिफरेंट x है। और हमसे पूछा क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n का अगर हम बात करें तो 13 पाई बाई 2 और 15 पाई बाई 2 में बड़ा कौन सा है, 15 पाई बाई 2। तो ये जो है हमारा वो क्या बनेगा, 0 से 15 पाई बाई 2। तो n का वैल्यू ग्रेटेस्ट क्या होगा हमारा, 15 ना कि 13। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कितना आ जाएगा आपका, 15। समझ रहे हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला कि 0 से n पाई बाई 2 तक 7 डिफरेंट वैल्यू है। ठीक है भाई, 0 से n पाई बाई 2 तक हमारा 7 डिफरेंट वैल्यू है। और क्वेश्चन सॉल्व करके हम यहां तक पहुंचे और देख लिए कि cos का वैल्यू अल्फा कितना डिफरेंट x पर है। तो यहां पर देख सकते हैं 7 डिफरेंट x पर है 13 पाई बाई 2 तक, लेकिन 8वां डिफरेंट x 15 पाई बाई 2 के बाद आ रहा है ना, यहां पर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 15 पाई बाई 2 तक 7 ही डिफरेंट x है। और अगर हमें बड़ा n चूज करना है तो हम 15 चूज करेंगे ना, 13 क्यों चूज करेंगे, क्योंकि 15 पाई बाई 2 तक हमारा 7 डिफरेंट x है, 7 डिफरेंट रूट है। तो अगर हमें ग्रेटेस्ट चूज करना है तो n का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 15। n का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 15। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, थोड़ा पानी पी ले, क्या पी लेते हैं। सम ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन, और हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, पोजेस अ सॉल्यूशन। इनका क्या बताना है हमें,
सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले ए तो पता चले, ए क्या है हमारा, फॉर विच द इक्वेशन पोजेस सॉल्यूशन, जिसके लिए इस इक्वेशन के पास सॉल्यूशन हो। ठीक है, क्या है, cos 2x प्लस ए साइन एक्स इक्वल टू 2a माइनस 7। ऐसा करिए ना कि इस पूरे इक्वेशन को, ये ग्रीन कलर हटाते हैं, ब्लू से लिखते हैं। ठीक है, इस पूरे इक्वेशन को हम साइन में ले जा सकते हैं क्या? हाँ, ले जा सकते हैं। क्या बनेगा हमारा, cos 2x क्या बनेगा हमारा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इधर क्या है, ए साइन एक्स राइट हैंड साइड 2a माइनस 7। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, 2 साइन स्क्वायर एक्स उस तरफ ले गए तो माइनस ए साइन एक्स, और इधर 2a माइनस 7 उस तरफ से माइनस 1 आएगा तो माइनस 8 इक्वल टू 0। ये ए अच्छे से लिखेंगे। अब ये तो हमारा साइन में क्वाड्रेटिक बन गया, और क्वाड्रेटिक सॉल्व करना हमें आता है। क्या बनेगा हमारा, ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बोले तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2a माइनस 8 अपॉन 2a। ए कितना है हमारा 2, तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस माइनस अंदर में क्या बना हमारा, ए स्क्वायर 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा, माइनस 16a, और माइनस 8 इधर माइनस 8 प्लस 64 अपॉन में नीचे में क्या आ जाएगा 2 इंटू 4। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, ए प्लस माइनस, क्या ये हमारा ए माइनस 8 का होल स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो रूट हट जाएगा, ए माइनस 8 का मॉड आ जाएगा। लेकिन मॉड लगाने का जरूरत नहीं है, प्लस माइनस पहले से है ना इधर, तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ए माइनस 8 अपॉन 4। तो यहाँ से अगर आप प्लस के साथ खोलेंगे तो क्या बनेगा आपका, 2a माइनस 8 अपॉन 4, और माइनस के साथ खोलेंगे तो ए और ए गया माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन 4 इक्वल टू 2। अब हमें पता है कि साइन का वैल्यू 2 तो नहीं आ सकता, तो बचा ये क्या आया हमारा, 2a माइनस 8 अपॉन 4। साइन का वैल्यू क्या है हमारा, 2a माइनस 8 अपॉन 4, और ये भी साइन का वैल्यू कब हो सकता है हमारा, अगर ये वैल्यू हमारा -1 से 1 के बीच में हुआ, तभी ये पॉसिबल है। तो आप चाहते हैं यहां से आपको कोई x मिले, तो उसके लिए ये जो वैल्यू है आपका -1 से 1 के बीच में आना चाहिए, तभी यहां से कोई ना कोई x मिलेगा। नहीं तो ऐसा कोई x नहीं होगा जिसके लिए sin x का वैल्यू हमारा ये होगा, अगर ये -1 से पहले और 1 के बाद हुआ तो आप चाहते हैं x का वैल्यू मिले, तो यहां पर इसका वैल्यू हमारा -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। बोले तो 2a माइनस 8, 4 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो ये हमारा क्या बना है -4, और इधर क्या बना 4। अब बोथ साइड 8 प्लस करेंगे तो 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा हमारा 4, और इधर क्या बनेगा 2a, और इधर 8 प्लस 4 12। अब 2 से हर तरफ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बनेगा a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन इक्वल टू 6। तो अगर a का वैल्यू 2 से 6 हुआ तभी साइनस का वैल्यू हमारा -1, ये वैल्यू हमारा क्या होगा, -1 से 1 होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग फिर हमारा x का वैल्यू निकलेगा, मतलब इसका फिर सॉल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का फिर हमारा सॉल्यूशन होगा। तो आप चाहते हैं कि ये इक्वेशन का सॉल्यूशन हो तो a का वैल्यू अगर 2 से 6 हुआ तभी सिर्फ ऐसा पॉसिबल है, तभी सिर्फ ऐसा पॉसिबल है। तो पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a का अगर हम बात करें तो 2 से 6 के बीच पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज हमारा क्या क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इनके अलावा और कोई भी इंटीग्रल वैल्यू तो है नहीं हमारा। अब हमसे पूछा क्या है कि जितना ही पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू है उसका सम, बोले तो सिग्मा ऑफ ए क्या बनेगा आपका, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐड करेगा, 6 + 5 11, 11 + 5 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, और हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है, इज हमें बताना है कि 0 से 2π के बीच इसका टोटल कितना सॉल्यूशन होगा, मतलब 0 से 2π के बीच
टोटल कितना एक्स होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है हमारा, 2 का पावर -√3, और ये क्या लिखा हुआ है हमारा 2 का पावर 16 कितना होता है, 4 होता है ना, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स। राइट हैंड साइड 4 का पावर दिस वन, 4 बोले तो 2 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 2 का पावर 2 टाइम्स √3 - 1 साइन एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पावर ऐड हो जाएगा ना, तो क्या बनेगा 4 साइन स्क्वायर एक्स -√3। राइट हैंड साइड 2 का पावर क्या बना 2√3 साइन एक्स -2 साइन एक्स। अब देखिए दोनों तरफ क्या है हमारा बेस 2, अगर बेस सेम है तो पावर सेम ही होगा ना। हाँ, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 4 साइन स्क्वायर एक्स -√3 इक्वल टू 2√3 साइन एक्स -2 साइन एक्स। सबको एक तरफ लाएंगे तो ये हमारा बनेगा 4 साइन स्क्वायर एक्स -2√3 साइन एक्स, और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 2 साइन एक्स और प्लस √3। ये क्या हो रहा है यार, एक सेकंड, इरेजर कहाँ गया, हाँ आ गया, इक्वल टू 0। ये तो साइंस में क्वाड्रेटिक बना ना, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी आप यहाँ पर साइंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ पर डायरेक्ट हमें दिख रहा है 4 × √3 कितना होगा हमारा 4√3 ना, ये -√3 है, ये -√3 सही कर लीजिए, 4 × √3 -4√3, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी हमारा क्या आ रहा है -4√3 आ रहा है। तो फॉर्मूला लगाने से बेहतर है कि आप यहाँ पर फैक्टर बना ले। तो 2 साइन एक्स इन दोनों में कॉमन लिए तो आपका क्या बनेगा 2 साइन एक्स -√3, और इधर तो ऑलरेडी हमारा 2 साइन एक्स -√3 है, तो यहाँ से 2 साइन एक्स -√3 अगर आप कॉमन उठा लिए तो अंदर में क्या बचा आपके पास 2 साइन एक्स + 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा इन दोनों प्रोडक्ट 0 ने क्या मतलब है, या तो हमारा 2 साइन एक्स -√3 0, या फिर 2 साइन एक्स + 1 हमारा 0। तो यहाँ से तो हमारा साइन एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा √3/2, और यहाँ से साइन एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा -½ तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का बात कर रहा है ना, तो डायरेक्ट आप इस तरह से बनाकर देख सकते हैं। √3/2 कहाँ पर आता है आपका π/3 60 डिग्री पर, और कहाँ पर आता है सेकंड क्वाड्रेंट में π - π/3 पर, कहाँ पर आता है, यहाँ से क्या मिलेगा π/3 और π - π/3 बोले तो 2π/3। यहाँ से अगर बात किया जाए तो -½ तो -½ माइनस कहाँ पर आता है हमारा निगेटिव कहाँ पर आता है फोर्थ क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। और एग्जैक्ट एंगल का बात किया जाए तो वो भी आप बता सकते हैं, कब आएगा π/6 कहाँ पर आएगा, लिखेंगे 2π - π/6 और π + π/6 पर, इन दोनों जगह पे हमारा साइन वैल्यू क्या होगा -½ बोले तो 11π/6 और 7π/6 पर हमारा वैल्यू क्या होगा -½ तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज का अगर बात करें तो 1 2 3 4, हालांकि हमारा एग्जैक्ट वैल्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप इस तरह से एक कंप्लीट रोटेशन मारे, कितना जगह पे कट किया 1 2 3 4, मतलब 4 सॉल्यूशन है, बस सिंपल। कितना सॉल्यूशन है 4 सॉल्यूशन है। एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में पूछ नहीं रहा है तो हम क्यों उस पर जाए, फिर नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा है ना, तो वो 4 होगा। मान लेते हैं यहाँ पर √3/2 आया, कुछ ऐसा आ जाता, मान लेते 0.3 आता, तो उसका क्या वैल्यू हमें पता है क्या कि किस एंगल पे 0.3 होगा, बस हमें इतना पता है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से लाइन बनाए और एक
कंप्लीट रोटेशन मारे जिससे आपको पता चल जाए कि टोटल कितना जगह पे कट कर रहा है, जितना जगह पे कट किया उतना आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7th नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस वन इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन सेट क्या है हमारा, ये तो पहले से फैक्टर बना के दिया हुआ है ना। ठीक है, यहाँ से हम बोल सकते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है, या तो हमारा 5 + 4 cos थीटा 0 हो, या फिर 2 cos थीटा +1 हमारा 0। अगर ये 0 हुआ तो यहाँ से cos थीटा हमारा क्या आ गया, -5/4। और अगर ये 0 हुआ तो यहाँ से cos थीटा हमारा क्या आ गया, -हाफ। cos थीटा का वैल्यू -5/4 हो सकता है क्या, -1 से कम हो सकता है क्या, ना। तो यहाँ से हमें कोई भी थीटा नहीं मिलने वाला। और रहा बात cos थीटा = -हाफ, तो हमें पता है 0 से पाई के बीच cos का वैल्यू -हाफ कहाँ पर आता है, 0 से 2 पाई के बीच cos का वैल्यू -हाफ कहाँ पर आता है, +हाफ का बात करें तो वो होता है हमारा 60 डिग्री, बोले तो π/3 पर। -हाफ कहाँ पर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट और फोर्थ में तो पॉजिटिव होता है ना, बोले तो पाई -π/3 पर, पाई +π/3 पर। यहाँ पर हमारा cos का वैल्यू क्या होगा, -हाफ। तो यहाँ से ऐसा करिए, नीचे लिख लीजिए, यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई -π/3 एंड इधर लिख लीजिएगा पाई +π/3। पाई -π/3 हमारा कितना होता है, 2π/3, और पाई +π/3 कितना होता है, 4π/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, 2π/3 एंड 4π/3। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2π/3 एंड 4π/3। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। ठीक है, इसका जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना है, इसका जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना है। ये सब काफी आसान सवाल है यार, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें कुछ आपको सोचना पड़ रहा है। जैसे साइन का पावर 6 + कॉस का पावर 6, फॉर्मूला आपको याद है तो डायरेक्ट काम बनेगा। क्या होता है हमारा, 1 - 3/4 sin स्क्वायर 2x। याद है आपको कि नहीं याद है, अगर नहीं याद है तो पहले यहाँ तक पहुंचिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। 7/16, तो यहाँ से sin स्क्वायर 2x 3/4 sin स्क्वायर 2x आपका क्या आ जाएगा, 7/16 को उस तरफ भेजिए तो 16 - 7 क्या आ जाएगा आपका, 9/16। तो ये 3 से ये 3 बार में गया, ये 4, ये 4 बार में गया। तो यहाँ से क्या आ गया, sin स्क्वायर 2x = 3/4, बोले तो √3/2 का स्क्वायर, बोले तो sin π/3 का स्क्वायर। और हमें पता है sin स्क्वायर थीटा = sin स्क्वायर अल्फा। क्या बनता है हमारा, क्या बनेगा, 2x = nπ ± π/3। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, nπ/2 ± π/6। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। x थोड़ा अच्छे से लिख लीजिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ थीटा बिलोंग्स टू -3π/2 से 3π/2, ठीक है, सच दैट दिस वन = 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। देखेंगे यहाँ पर कैसे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोल रहा है हमसे, sin 3 थीटा ना, हमें पता है कितना होता है, 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा, और नीचे में क्या है, sin थीटा। इधर cos 3 थीटा क्या होता है हमारा, 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा, अपॉन में क्या है, cos थीटा, इक्वल टू क्या दे रखा है, 2। तो यहाँ पर साइन से साइन गया और ये स्क्वायर बन जाएगा, ये गया और इधर स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा +4 sin स्क्वायर थीटा -3, राइट हैंड साइड 2। तो 3 से 3 गया, इधर क्या बना हमारे पास, ये इधर cos स्क्वायर था, cos स्क्वायर कर लीजिएगा। तो अगर 4 कॉमन ले तो अंदर में क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड 2। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos 2 थीटा होता है। तो 4 cos
2 थीटा इक्वल टू 2। तो यहाँ से कॉस 2 थीटा इक्वल टू कितना आ गया, हाफ। कॉस का वैल्यू हाफ कहाँ पर होता है, 0 से पाई के बीच, पाई/3 पे ना। तो इसे हम लिख सकते हैं, आज क्या हो रहा है यार, ये इरेजर आ ही नहीं रहा है, पाई/3। ठीक है, हमें पता है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, बोले तो पाई/3। तो यहाँ से थीटा हमारा क्या आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस पाई/6। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर जेन सॉल्यूशन नहीं पूछा ना, पिछले वाले में जेन सॉल्यूशन पूछा था, यहाँ पर पूछा एग्जैक्ट वैल्यू थीटा का बताइए। तो ऐसा करिए ना, आप थीटा में एन का वैल्यू आप 0 रखिए, तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस पाई/6। क्या -3/2 से 3/2 है, हाँ है। 1 रखिए, 1 रखेंगे, जस्ट लिखिएगा थीटा इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस पाई/6। 1 रखें, तो आप 1 रखेंगे तो पाई प्लस पाई/6, पाई माइनस पाई/6, क्या बनेगा आपका, थीटा इक्वल टू पाई प्लस माइनस पाई/6। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, पाई प्लस पाई/6 हो जाएगा आपका 7 पाई/6, और पाई माइनस, ऐसा करिए ना, ऐसे लिख लीजिए, पाई प्लस पाई/6 आपका बनेगा 7 पाई/6, पाई माइनस पाई/6 आपका बनेगा 5 पाई/6। ठीक है, एन का वैल्यू 2 रखकर कोई फायदा होगा क्या, 2 पाई प्लस माइनस पाई/6, तो वो तो फिर 3 पाई/2 से ज़्यादा निकल जाएगा ना। 2 पाई माइनस पाई/6 किस में आया हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट, जबकि 3 पाई/2 तक ही हमें देखना है। -3 पाई/2 से 3 पाई/2 के बीच अगर बोले तो -3 पाई/2 आपका ये हो गया, और 3 पाई/2 आपका ये हो गया, समझ गए। मतलब माइनस पॉजिटिव वाई एक्सिस से लेकर के प्लस निगेटिव वाई एक्सिस तक आपको देखना है। तो 2 लेंगे तो वो फिर 3 पाई/2 से हमारा बड़ा हो जाएगा। और -1 लिए क्या, -1 लीजिए, तो ये हमारा क्या बनेगा, माइनस पाई प्लस माइनस पाई/6। यहाँ पर पता है अगर आप माइनस उठाएं तो कितना आ जाएगा, -7 पाई/6, और ये माइनस पाई प्लस उठाएं तो -5 पाई/6। तो अगर इन सभी को कंसिडर करें तो फाइनली हमारा जो थीटा है वो क्या आ रहा है, इधर प्लस माइनस पाई/6 आया, इधर 5 पाई/6 और -5 पाई/6 दोनों आया, तो प्लस माइनस 5 पाई/6 और 7 पाई/6 -7 पाई/6, तो प्लस माइनस 7 पाई/6। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर थीटा निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, सॉल्व फॉर थीटा। थीटा के लिए हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, कॉट और टेन है ना, कॉस और साइन में ब्रेक कर ले क्या, नहीं, अब तो आप बड़े हो जाइए, कॉस और साइन में क्यों ब्रेक करेंगे डायरेक्ट। आपको क्या इसका फॉर्मूला आपको नहीं पता है, कितना होता है, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा कितना होता है हमारा, 2 कॉट 2 थीटा होता है हमारा। राइट हैंड साइड क्या लिखा है, 2, तो 2 और 2 गया, कॉट 2 थीटा इक्वल टू 1, बोले तो टेन 2 थीटा हमारा क्या आ गया, 1, बोले तो 10 पाई/4, बोले तो 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा अच्छे से लिखेंगे, n पाई प्लस पाई/4। तो थीटा हमारा क्या आ जाएगा, n पाई/2 प्लस पाई/8, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। कई बार हम n बिलोंग्स टू इंटीजर नहीं लिखते हैं, लेकिन आप समझ जाइए कि n क्या है आपका, इंटीजर ही होगा ना। कई बार अच्छा लगता है लिखने में तो लिख देते हैं, आंसर में हर जगह दिया हुआ होगा, आपका नहीं दिया हुआ तो आप उसका मतलब समझ जाइए कि n इंटीजर ही होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि n आपका इमेजिनरी नंबर या कुछ और ही आ जाएगा, समझ रहे हैं, n तो इंटीजर ही होगा ना, रेशनल वेशनल थोड़ी होगा, n का वैल्यू इंटीजर। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं कि इन सभी सवालों को आप एक बार खुद से ज़रूर सॉल्व करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट ज़्यादा बेहतर होगा। और किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो उसके लिए पूरा का पूरा लेक्चर वीडियो, डिस्कशन लेक्चर वीडियो है आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप ईमानदारी से इन सभी सवालों को एक बार ज़रूर सॉल्व करेंगे ना। काफ़ी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, सबका आंसर भी पीछे दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सॉल्व करेंगे। कितना क्वेश्चन था हमारा ये? 1 से कहाँ गए? कितना क्वेश्चन था हमारा ये? 10 ही है ना। अच्छा, इधर तो दिया हुआ है एक साथ 10 है हमारा। इन सभी का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। आप सभी क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करें और फिर देखें कि क्या गलती है, जिसकी वजह से आप कुछ क्वेश्चन को अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो क्या गलती है, यहाँ पर आकर के ज़रूर देखें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर वीडियो, ये डिस्कशन लेक्चर वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपसे कुछ सवाल नहीं सॉल्व हो पाया होगा, और अच्छा क्यों लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर आकर के आपको पता चला ना कि क्या आप गलती कर रहे थे, समझ रहे हैं, और क्वेश्चन को कैसे सोचा जाता है वो आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। और लेक्चर नंबर 1 के बाद हम काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए। पिछले लेक्चर वीडियो में ही क्वेश्चन डिस्कस किए ना, काफ़ी क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन। और इस लेक्चर वीडियो में भी लगभग 10 क्वेश्चन हम, लगभग क्या, एग्जैक्ट 10 क्वेश्चन हम डिस्कस किए ही है। तो काफ़ी सारा क्वेश्चन हम बेसिक कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन हम डिस्कस किए ना, कहीं पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको बहुत ही ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाला है। बट अगर आपको पता चल जाए कि अगर क्वेश्चन का पैटर्न हमारा ये है और इसे इस तरह से सॉल्व किया जा सके, समझ रहे हैं, अगर क्वेश्चन को हम कैटेगराइज कर दे कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो उसे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो उसे हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा ना आपके लिए। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हालांकि ये कोई थ्योरेटिकल पॉइंट नहीं है, हम जो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वो कोई थ्योरेटिकल पॉइंट नहीं है। अगर आपको नहीं पता रहे ना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी आता है तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। बट अगर हम क्वेश्चन को कैटेगराइज कर दे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन रहा तो उसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन रहा तो इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर इस कैटेगरी का क्वेश्चन रहा तो उसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा आपके लिए सुविधा होगा ना क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, क्योंकि आपको दिखेगा अच्छा ये क्वेश्चन है, इसे हम इस तरह से सॉल्व करते थे। तो रन टाइम पर आपको ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं। रन टाइम पर आपको ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? डिफरेंट मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से हमारा मेथड होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो जो कल का लेक्चर वीडियो है ना, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ यही देखेंगे कि अगर हमारा इस तरह का क्वेश्चन है तो इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इस पैटर्न पे क्वेश्चन है तो इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इस पैटर्न पे क्वेश्चन है तो उसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे, जिससे आपको रन टाइम पे ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। आपको पहले से पता होना चाहिए कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन है तो इसे हम ऐसे सॉल्व करते थे और एग्जाम में आप वैसे ही सॉल्व करके आए और कम टाइम में आप एग्जाम में सॉल्व कर पाए, जिससे आपका काफी टाइम सेव होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो लेक्चर वीडियो था, हमारा डिस्कशन लेक्चर वीडियो, आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हमसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।